नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शालिनी एंड यू आर वॉचिंग जस्ट बीइंग लीगल। आज का जो हमारा सीपीसी का टॉपिक है वो है इंटेरोगेटरीज। एंड फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए सीपीसी के या फिर इन जनरल लॉ के लिए काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वर्ड इंटेरोगेटरी। इंटेरोगेटरी का हिंदी में मतलब होता है परिप्रश्न या प्रश्नमाला। So our first topic is what does interrogatories mean? So interrogatories का मतलब होता है कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस, कुछ ऐसे सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक लॉ सूट के अंदर देती है। ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट होती है दैट इज अंडर ओथ एंड दे मस्ट बी आंसर्ड अंडर ओथ ओनली। ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं इनको हम इंटेरोगेटरीज बोलते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट रेलिवेंट सेक्शन है फॉर इंटेरोगेटरीज, जहाँ पर इंटेरोगेटरीज की पहली बार बात करी गई है, दैट इज अंडर सेक्शन 30 ऑफ सीपीसी विच स्टेट्स पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। सेक्शन 30 हमें ये बताता है कि या तो कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन या फिर कोई पार्टी जो एप्लीकेशन डालती है फॉर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स या फिर डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटेरोगेटरीज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है फॉर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन कि जो भी पार्टी है वो अपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उसको कोर्ट में पुट अप करे एंड देन कोर्ट जो है वो वहाँ पर दूसरी पार्टी को वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देती है एंड उन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स रिटर्न में ऑपोजिट पार्टी को वापस कोर्ट में सबमिट करने पड़ते हैं। Now if we read section 30, it states, subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the court may at any time either on its own motion or on application of any party A may make such order as may be necessary or reasonable in all matters relating to the delivery and answering of interrogatories, the admission of documents and facts and the discovery, inspection, production, impounding and return of documents or other material objects producible as evidence। यहाँ पर कोर्ट या तो ऑन इट्स ओन मोशन या फिर पार्टी के एप्लीकेशन पर ये कह सकती है, ये ऑर्डर दे सकती है कि इन एविडेंसेस को जो ए में दिए हुए हैं उन सबको प्रोड्यूस करना है। बी में ये कह रहा है कि इशू समन्स टू पर्सन हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड ईदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और सच अदर ऑब्जेक्ट्स एज अफोरसेड। ओके, सो कोर्ट इशू करवा सकती है समन्स को इन ऑर्डर टू नंबर 1 पर्सन को प्रोड्यूस करवाने के लिए या फिर एविडेंसेस को प्रोड्यूस करवाने के लिए। सो यहाँ पर समन्स जो हैं इट इज़ नॉट ओनली फॉर द अटेंडेंस ऑफ पर्सन, यहाँ पे हम किसी थिंग, डॉक्यूमेंट, उन सबको भी बोल सकते हैं कि आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, हमारे सी क्लॉज कह रहा है ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। अब यहाँ पर कोर्ट एफिडेविट भी मांग सकती है जो भी आप एविडेंस देते हैं उसका। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेरोगेटरीज। सो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं इंटेरोगेटरीज के। फर्स्ट वन इज टू नो द नेचर ऑफ द केस, सबसे पहले तो ताकि हमें केस का नेचर पता चले, ठीक है, ऑफ द ओपोनेंट। या फिर सेकेंड है टू सपोर्ट हिज ओन केस या फिर ईदर डायरेक्टली और बाय ऑब्टेनिंग एडमिशंस या फिर इनडायरेक्टली बाय इम्पीचिंग और डिस्ट्रक्टिंग द केस ऑफ ओपोनेंट। यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैन बी कि हम नेचर पता करें केस का कि आफ्टर ऑल केस किस बारे में है। सेकेंड इज या तो हम अपने केस के सपोर्ट में कोई एविडेंसेस मंगवाएं, आंसर्स मंगवाएं, एडमिशंस मंगवाएं या फिर हम उस आंसर्स को जो ऑपोजिट पार्टी ने आंसर सबमिट किए हैं उनको हम अपोज करें। नेक्स्ट इज हु कैन एडमिनिस्टर इंटेरोगेटरीज। सो बेसिकली इंटेरोगेटरीज जो हैं, जैसे कि अब हमें पता है कि दे आर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, तो वो दोनों में से कोई भी पार्टी सबमिट कर सकती है टू द कोर्ट। यानी कि प्लेंटिफ भी पुट अप कर सकता है टू द कोर्ट क्वेश्चंस जो कि वो चाहता है कि डिफेंडेंट आंसर करे, या फिर डिफेंडेंट भी पुट अप कर सकता है कोर्ट को क्वेश्चंस जो वो चाहता है कि प्लेंटिफ आंसर करे। अब जो ये इंटेरोगेटरीज हैं दे कैन बी पुट अप नॉट ओनली अगेंस्ट द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बट दे कैन ऑल्सो बी पुट अप अगेंस्ट कोई भी एजेंट हो, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, उन सब के अगेंस्ट हो सकता है एंड इवन टू द गवर्नमेंट।
और जहाँ पर कोई पर्सन जो है वो माइनर है या ल्यूनेटिक है या फिर अनसाउंड माइंड का है, तो वो इंटेरोगेटरीज जो हैं दे कैन बी पुट अप टू द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन एट लिटम। मूविंग ऑन फर्दर, नाउ हमारा ऑर्डर 11 टॉक्स अबाउट डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। अब हमारा ऑर्डर 11 रूल 1 क्या कहता है? इट सेज डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज। सो डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज में ये कह रहा है कि किसी भी सूट में जब प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट कोर्ट की परमिशन के बाद इंटेरोगेटरीज को सबमिट करते हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अदर पार्टी, तो उस केस में जो इंटेरोगेटरीज होती हैं उनके फुट में, यानी कि पेज के जो भी उनका पेज होगा जहाँ पर इंटेरोगेटरीज उन्होंने रिटर्न में सबमिट करी है, उसके नीचे उन्हें ये सब स्टेट करना पड़ेगा कि कौन से पर्सन को कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर हमारा प्रोवाइजो कह रहा है कि कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को 1 सेट ऑफ इंटेरोगेटरीज से ज़्यादा नहीं सबमिट करेगी विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोवाइजो है, इट स्टेट्स कि कोई भी ऐसा इंटेरोगेटरीज विल नॉट बी एंटरटेन्ड जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड नहीं होगा, बट दैट डजंट मीन कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं दे वुड नॉट बी एडमिसिबल। अब हमारा सेकेंड रूल ये कह रहा है कि पर्टिकुलर इंटेरोगेटरीज टू बी सबमिटेड, यानी कि ये यहाँ कह रहा है जब कोई भी एप्लीकेशन लगती है टू पुट अप इंटेरोगेटरीज, तो वहाँ पर कोर्ट जो है उसके पास 7 डेज का टाइम होता है डिसाइड करने के लिए उस एप्लीकेशन को कि ये जो हमारी एप्लीकेशन है दे शुड बी कंसिडर्ड और नॉट, इंटेरोगेटरीज वाली एप्लीकेशन। एंड देन द ऑपोजिट पार्टी इज ऑल्सो गिवन टाइम कि उनको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस या फिर कुछ भी उनको सबमिट करना है कोर्ट में, तो दे कैन सबमिट। एंड ओनली देन आफ्टर 7 डेज कोर्ट को अगर लगता है दैट दीज इंटेरोगेटरीज विच वर आस्क्ड बाय द प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट जो भी पार्टी, इट इज़ नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द सूट, तो वहाँ पर ही सिर्फ कोर्ट जो है इंटेरोगेटरीज का ऑर्डर करेगा, अदरवाइज वो वहाँ पर ऑर्डर नहीं करेगा। नाउ हमारा नेक्स्ट रूल दैट इज रूल 3 टॉक्स अबाउट द कॉस्ट ऑफ इंटेरोगेटरीज। ये यहाँ पर कह रहा है कि जब कोर्ट कॉस्ट को एडजस्ट करती है तब अगर उन्हें पता चलता है कि कोई भी इंटेरोगेटरीज या तो अनरीजनेबली या फिर वेक्सेशियसली या फिर इम्प्रॉपर लेंथ की थी, तो उन सभी केसेस में अगर पता चलता है जिस इंसान ने इंटेरोगेटरीज फाइल करी थी उसकी फॉल्ट है, तो उस केसेस में उसके ऊपर कॉस्ट लगाई जा सकती है कि आपने ये गलत फाइल किया है, सो यू हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ द इंटेरोगेटरीज। सो फॉर्म ऑफ द इंटेरोगेटरीज जो है इट शुड बी फॉर्म नंबर 2 जो अपेंडिक्स सी में गिवन है हमारे सीपीसी के। नेक्स्ट इज हमारा रूल 5 विच सेज कॉर्पोरेशन। अब कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन है या फिर बॉडीज ऑफ पर्संस है जहाँ पर दे हैव द राइट टू स्यू और टू बी स्यूड, तो उस केसेस में जब ऑपोजिट पार्टी इंटेरोगेटरीज के लिए अप्लाई करती है तो जो इंटेरोगेटरीज हैं दे कैन बी सबमिटेड टू any member of that corporation only after the order of the court. Next is rule 6 that is objections to the interrogatories by answer. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर किसी भी पार्टी जिसको इंटेरोगेटरी सबमिट करी गई है कि उन्हें आंसर करनी है और उन्हें वहाँ पर ये चीज़ लगती है कि ये जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं these questions are irrelevant और scandalous, तो उस केसेस में जो पार्टी है वो कोर्ट को अप्लाई कर सकती है इन आंसर विद ऑन एफिडेविट कि ये जो क्वेश्चंस हैं दे आर इररेलेवेंट और इमटेरियल टू द सूट। मूविंग ऑन फर्दर टू आवर नेक्स्ट रूल दैट इज सेटिंग असाइड एंड स्ट्राइकिंग आउट ऑफ इंटेरोगेटरीज। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी भी पार्टी को जिनको इंटेरोगेटरी सबमिट करी गई है उन्हें विद इन 7 days आफ्टर द सर्विस ऑफ इंटेरोगेटरीज दे हैव टू अप्लाई टू द कोर्ट कि ये जो इंटेरोगेटरीज हैं दे शुड बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड्स दैट आर अनरीजनेबल, वेक्सेशियस, or they should be struck out on the ground that they are prolix. What is prolix? That is unnecessarily long, okay? Oppressive या फिर unnecessary और scandalous. इन सब केसेस में 7 days में आपको कोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा that whatever questions are asked in the interrogatories they are irrelevant और ये जितने भी grounds हैं इनको आपको state करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रूल 8 विच स्टेट्स एफिडेविट इन आंसर फाइलिंग। जितनी भी इंटेरोगेटरीज हैं दे उनके आंसर्स जो हैं वो कोर्ट को आपको 10 दिन के अंदर अंदर सबमिट करने पड़ेंगे। अब हमने फॉर्म 2 तो पढ़ लिया था इंटेरोगेटरीज का कि कैसे करना है, अब हम पढ़ेंगे कि जब आंसर सबमिट करना होगा इंटेरोगेटरीज का दैट इज ऑल्सो गिवन इन अ फॉर्म। विच फॉर्म इज दैट? फॉर्म नंबर 3 विच इज ऑल्सो गिवन इन अपेंडिक्स सी। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर 11 स्टेट्स
कि ऑर्डर टू आंसर और आंसर फर्दर, यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है कि इफ़ एनी पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई टू आंसर ऑफ द इंटेरोगेटरीज, वहाँ पर क्या होता है, अगर प्लेंटिफ ने इंटेरोगेटरीज फाइल करी गई हैं और डिफेंडेंट आंसर नहीं करता है तो उस केस में डिफेंडेंट का जो डिफेंस है दैट विल बी स्ट्रक ऑफ। और अगर डिफेंडेंट ने इंटेरोगेटरीज फाइल करी हैं और प्लेंटिफ आंसर नहीं करता है तो वहाँ पे जो प्लेंटिफ की जो प्लेंट है दैट विल बी डिसमिस्ड। लेकिन उससे पहले उन्हें कोर्ट को अप्लाई करना पड़ेगा दैट द ऑपोजिट पार्टी इज नॉट आंसरिंग। उसी केस में ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लिया जाएगा। नेक्स्ट, इफ यू सी ऑर्डर 20 स्टेट्स प्री मेच्योर डिस्कवरी। प्री मेच्योर डिस्कवरी यहाँ पर ये कह रही है कि कोई भी इंटेरोगेटरीज जो हैं दे कैन नॉट बी फाइल्ड एट प्री मेच्योर स्टेज। ओके, अब जो हमारा रूल 22 है इट स्टेट्स यूजिंग आंसर टू द इंटेरोगेटरीज एट द ट्रायल। अब जहाँ पर भी इंटेरोगेटरीज फाइल करी गई थी और उनके आंसर सबमिट करे गए थे दैट वाज अंडर ओथ एज वी ऑल नो अभी तक, है ना। तो वो जो आंसर्स हैं विच वर अंडर ओथ दे कैन बी यूज्ड बाय द ऑपोजिट पार्टी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उस ट्रायल में एज एविडेंस। आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज इंटेरोगेटरीज को कहाँ कहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। सो हमारा जो इंटेरोगेटरीज है ये एक ऐसा टूल है विच शुड बी यूज्ड विद कॉशन एंड ग्रेट केयर। सो जो हमारे इंटेरोगेटरीज हैं दे विल नॉट बी अलाउड जहाँ पर भी उन्हें ऐसा लगता है कि द अदर पार्टी इज बेसिकली कन्फ्यूज्ड या फिर उसकी कोई इल विल है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी आती है कोर्ट में, यानी कि डिफेंडेंट फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में आता है एंड इट पुटअप्स इंटेरोगेटरीज टू द कोर्ट जहाँ पर वो पूछ रहा है कि प्लेंटिफ ने अगर कुछ अमाउंट जो कि एज कॉस्ट या फिर एज डैमेजेस रिकवर करना चाहा है फ्रॉम डिफेंडेंट वो उसने कैसे कैलकुलेट किया है, दैट इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटेरोगेटरीज, दैट विल नॉट बी अलाउड बाय द कोर्ट। ओके, नेक्स्ट इज अगर कोई पार्टी चाहती है कि कोई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो है जो पार्टी या फिर किसी भी लीगल एडवाइज़र के बीच में हुई है उसको डिस्क्लोज कर दिया जाए, इवन दैट विल नॉट बी अलाउड। नेक्स्ट केस इज जहाँ पर इंटेरोगेटरीज विल डैमेज द पब्लिक इंटरेस्ट, वहाँ पर भी ये अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज अगर जो इंटेरोगेटरीज हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, हमें एक सूट में क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट दिया जाता है। वो अलग से इसलिए ही दिया जाता है ताकि एक्स्ट्रा उसके बारे में इंटेरोगेटरीज में लिख कर सबमिट करना इज जस्ट वेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द कोर्ट, सो दैट विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड। ओके, नेक्स्ट इज अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे इंटेरोगेटरी फाइल करी गई है इवन दैट विल नॉट बी अलाउड। एंड लास्टली अगर इंटेरोगेटरीज इसलिए फाइल करी गई हैं कि हमें पता ही नहीं है, दे आर नॉट इवन डेफिनेट, हमें पता ही नहीं है कि हम ऑपोजिट पार्टी से चाहते क्या हैं, वी आर जस्ट होपिंग कि हम कोई क्वेश्चंस पुटअप करेंगे एंड सामने से हमें कोई आंसर्स मिल जाएंगे दैट माइट हेल्प अस इन आर केस, तो इवन दैट विल नॉट बी अलाउड बिकॉज यू आर जस्ट होपिंग कि हमें हमारे केस के फेवर में कोई आंसर्स मिल जाए। नाउ क्या अपील फाइल करी जा सकती है अगर हमारा जो इंटेरोगेटरी की प्रेयर थी दैट इज रिजेक्टेड? सो नो, बिकॉज यहाँ पर ना ही वो एक डिक्री है और ना ही वो एक अपीलेबल ऑर्डर होता है व्हेन इट इज रिजेक्टेड। सो नो अपील लाइज जहाँ पर इंटेरोगेटरीज जो है हमारी रिजेक्ट कर दी है कोर्ट ने। लास्टली क्या रिवीजन फाइल करी जा सकती है अगर हमारी इंटेरोगेटरीज को रिजेक्ट कर दिया है? सो इंटेरोगेटरीज के रिजेक्शन पे भी यूजुअली हमारी रिवीजन फाइल नहीं होती है और कोई कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ क्लियर ऑन द फेस ऑफ इट कि वो गलत है या फिर वो इलीगल है। So that's it for today guys. I really hope you liked the video. Kindly like, share and subscribe to my channel. हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वीडियोस लेकर आने के लिए. So thank you.